हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लेकर आए क्लास नंबर 7 और इससे पहले हमारी जो 6 क्लास हुई है उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ लिया है। पिछली जो क्लास हुई थी हमारी वो हुई थी हमारी किसके ऊपर, वेपर प्रेशर के ऊपर, और उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है जैसे कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, डाल्टन्स लॉ क्या होता है, और उसके अंदर हमने लास्ट में जाते जाते ये भी देखा था कि आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। साथ में ये भी देखा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जिनका हम आज बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं। तो चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं जो जो काम की चीजें हमारी। जैसे हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था पिछली क्लास में, तो हमने बोला था कि पार्शियल प्रेशर, चूंकि ये रिवीजन है अब तो हम रिवीजन में थोड़ी स्टेटमेंट जल्दी बोल देते हैं। पार्शियल प्रेशर of the solvent is directly proportional to the mole fraction of the solvent at a constant temperature। हिंदी में बोला गया था कि जो बिलियन है, बिलियन में उपस्थित प्रत्येक घटक, जितने भी घटक हैं, संघटक है, अवयव है, प्रत्येक अवयवों का आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब उसके अंदर उपस्थित अवयवों के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये था राउल्ट्स लॉ का नियम और ये सब समान ताप पर होता है। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ उसमें क्या बताया गया था कि जो बिलियन का कुल वाष्प दाब होगा वो अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। मतलब टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट। ये हमने पूरा पढ़ा था, ये डाल्टन्स लॉ था और इसके अंदर वो था। इसके बाद हमने जाते जाते देखा था कि जो आइडल सॉल्यूशन है, आइडल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडल है और जो फॉलो नहीं करते उसको नॉन आइडल बोला था हमने। इसके अंदर हमने नॉन आइडल के अंदर भी दो कैटेगरी बनाई थी। पहली जो कैटेगरी थी वो हमारी किससे ऊपर थी कि वो नॉन आइडल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, जिसमें हमने बताया था कि पीटी इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी होता है। और नॉन आइडल सॉल्यूशन की दूसरी कैटेगरी थी कि वो सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, मतलब पीटी की जो वैल्यू है वो पीए प्लस पीबी से कम होती है। इस तरह से हमने वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। और जाते टाइम जो लास्ट वाली क्लास है उसके लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। इंट्रा को हमने और इंटर को हमने इस तरह से समझा था कि अलग अलग स्कूलों के बीच में अगर कंपटीशन हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट स्कूलों के बीच में कंपटीशन, तो उस कंपटीशन को बोला जाता है इंटर कंपटीशन। तो और अगर एक ही स्कूल के दो बैचों के बीच में कंपटीशन हो जाए, मतलब सेम स्कूलों के बीच में, तो उसे हमने बोला था इंट्रामोलिकुलर कंपटीशन। उसको हमने केमिस्ट्री के फॉर्मूले से भी समझा था एचसीएल में, और एचसीएल में हमने देखा था कि जो एक मॉलिक्यूल है एचसीएल, सिंगल मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एचसीएल और दूसरा एचसीएल है, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था उसे हमने बोला था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसको ये अच्छे से समझना है, पिछली क्लास को अच्छे से देखें और उसके बाद हमें यहाँ पर आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में हम चालू करते हैं आइडल सॉल्यूशन। देखो आइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन सबसे पहले यही बनेगी, आइडल सॉल्यूशन ऑब्वियस राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ क्या होता है हम ऊपर लिख लेते हैं तो क्या हमारे काम आएगा। राउल्ट्स लॉ अगर ए की बात हो रही है तो वो होता है पी नॉट ए एक्स ए, और अगर पी बी की बात हो रही है तो वो होता है पी नॉट बी एक्स बी। ये होता था हमारा राउल्ट्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ने क्या बोला था भाई, ये भी लिख लेते हैं क्योंकि ये भी काम आएगा मैं हमारे। डाल्टन्स लॉ उसने बोला कि जो टोटल प्रेशर है वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा, और अगर इन दो इसको और इसको मिला दे तो हमारे पास पी टी आया था पी ए प्लस पी बी, और पी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये इस तरह से हमने डाल्टन और राउल्ट लॉ को मिला के ये फॉर्मूला तैयार किया था, और इसको हम आज बहुत अच्छे से यूज भी करेंगे पूरी क्लास में। और ये आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमें देखना है इसको। अब डेफिनेशन क्या है आइडल सॉल्यूशन की, आइडल सॉल्यूशंस ऑफ ए राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, सभी ताप व सांद्रता पर सभी ताप व सांद्रता पर आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो आदर्श विलयन क्या होते हैं, जो सभी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ऐसे विलयन को आदर्श विलयन कहा जाता है। अच्छा नॉन आइडल भी इसके साथ ही समझ लेते हैं, उसमें डज नॉट आ जाएगा बस, पर चूंकि अब इस पे चल रहा है तो इस पे चलते हैं। इसकी कंडीशंस क्या क्या है आइडल सॉल्यूशन की वो पढ़ते हैं आप।
कंडीशन नंबर तो 1 तो यही है हमारे पास कि पहली बात तो ये क्या करते हैं, ओबे करते हैं किसको, राउल्स लॉ को। तो ओबे करते हैं, तो देखो राउल्स और डाल्टन को मिला के लिखा गया है वहां पर, पीटी बराबर कितना लिखा है, पीटी बराबर लिखा है पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए की वैल्यू हमने लिखी है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। इस तरह से हमने राउल्स लॉ को लिख दिया है। तो ये है आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस, ठीक है। दूसरी कंडीशन है, अच्छा इसका कॉमन डायग्राम भी बना लेते हैं भाई। जैसे ये मान लो ये क्या है हमारे पास, देखो ये क्या है हमारे पास, अच्छा यहाँ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस भी तो लिखनी है, ये लो, और ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लिख दी हमने यहाँ पर। अच्छा अब इसको बोला गया हमने सॉल्यूट बोला है, इसको क्या बोला हमने, सॉल्यूट, जिसको हम सॉल्यूट को किससे दर्शा रहे हैं, बी से। और ये कौन सा है, सॉल्वेंट है हमारे पास, जिसको हम ए से दर्शा रहे हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो हमारे पास बन जाता है सॉल्यूशन, जिसको हम ए प्लस बी से दर्शा रहे हैं। मतलब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं वो ए के ही रहने वाले हैं, और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं वो किसके रहने वाले हैं, बी के रहने वाले हैं। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो ए और बी दोनों के रहेंगे। मतलब यहाँ सेम सेम मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मतलब यहाँ कौन सा फोर्स लगेगा, इंटर या इंट्रा। देखो हमने अभी पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि इंट्रा और इंटर का क्या मतलब होता है। इंट्रा का मतलब था सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे इंट्रा बोला था, और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे इंटर बोला था। तो पहली कंडीशन के बाद हमें देखना पड़ेगा कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है, तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, यहाँ इंट्रा होगा, यहाँ इंटर हो, या इंट्रा होगा या इंट्रा होगा। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ लिखेंगे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हो गया तक। और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर इधर लिख लेते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हिंदी में इसको क्या बोला था भाई, अंतरा आणविक आकर्षण बल, और इसको क्या बोला था, अंतर आणविक आकर्षण बल। और इसकी हमने डेफिनेशन भी बताई थी वहां पर। इंट्रा का मतलब था सिंगल मॉलिक्यूल्स के बीच में या सेम कैटेगरी के बीच में जो फोर्स लगता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर। तो आदर्श विलयन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज इक्वल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस वजह से। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास आ गई है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, देखो इंट्रा किस किस के बीच में लग रहा है, या तो ए के या बी के, तो हम लिखेंगे ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए और बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। अगर यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो यहाँ भी कितने का लगेगा, 10 न्यूटन का फोर्स। सेकंड कंडीशन, तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अंतरा आणविक आकर्षण, ए तथा बी के बीच लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल ए बी के बीच लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल के बराबर होता है, यहाँ पर इक्वल है। थर्ड कंडीशन हमारे पास है, थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, देखो जब भी पुराने बॉन्ड टूटते हैं, जैसे ए के बीच में बॉन्ड टूटेगा, जैसे हम लिख लेते हैं ये ए है हमारे पास एंड बी है, अलग से समझ लेते हैं इधर, और बराबर में ए बी मॉलिक्यूल बनाया, देखो हमारे पास ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, जब भी याद भी रखना है हमको, जब भी पुराना बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा। तो जब भी पुराना बॉन्ड, मैं कैसे लिखूँ इसको, ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे, ब्रेक होंगे, तो अगर इनको तोड़ना है तो हमें क्या देनी पड़ेगी, इसको हीट देनी पड़ेगी। मतलब हीट को ये क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। तो ये क्या करेंगे, हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, और जब नया बॉन्ड बनेगा तो वो हीट को रिलीज करेंगे,
यहाँ ऊष्मा को अवशोषित करेंगे और यहाँ ऊष्मा को उत्सर्जित करेंगे। और चूंकि हम आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो इस केस में क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब की जो वैल्यू है वो हीट रिलीज के बराबर होती है। हीट अब्जॉर्ब की जो वैल्यू है वो हीट रिलीज के बराबर होती है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने एक साइन कन्वेंशन पढ़ा था जिसमें ये सिस्टम होता था और हमने देखा था कि अगर किसी को हीट दी जाती है और इससे हीट ली जाती है तो ये जो हीट होती है लेने के बाद वो नेगेटिव होती है और ये जो हीट होती है वो पॉजिटिव होती है। ये सिस्टम हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। भाई क्या पढ़ा था हमने थर्मोडायनेमिक्स में कि अगर किसी जैसे हीट अब्जॉर्ब अगर है, हीट अगर अब्जॉर्ब है तो पॉजिटिव है और हीट रिलीज है तो नेगेटिव है। इस तरह से हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पर जो हीट अब्जॉर्ब की वैल्यू है वही हीट रिलीज के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें चेंज कितना हुआ हीट में, अगर दोनों ही बराबर हो गई है तो डेल्टा एच बराबर कितना होगा, एच देखिए यहाँ पर एच ए माइनस एच रिलीज कर देते हैं क्योंकि रिलीज वाली नेगेटिव होती है। तो रिलीज और एफ जो दोनों कट जाएगा और कितना आ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है तो कितना आ गया, डेल्टा एच की वैल्यू 0। मतलब अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखें थर्ड केस का, ये तो समझने के लिए था, पूरा स्टेटमेंट क्या बना कि चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, जब दोनों को मिलाया तो मिक्सिंग करने पर जो चेंज इन एंथैल्पी आती है वो कितनी आती है, 0। लिख लेते हैं यहाँ पर, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग इज 0। किसके लिए, लेकिन ये सब फॉर आइडल सॉल्यूशन, फॉर आइडल सॉल्यूशन। एक बार वापस देखेंगे भाई तीनों पॉइंटों को, कंडीशन क्या क्या आइडल सॉल्यूशन की। पहली बात तो जो टोटल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है, मतलब वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, खत्म बात यहाँ पे। दूसरी बात, हमारे इंट्रामोलिकुलर फोर्स बिटवीन ए एंड बी के बीच में जो है वो इक्वल होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में, ये भी बात हमें समझ आ गई होगी। तीसरी बात हमारे पास है, देखो पॉइंट यही है, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग इज 0। क्यों 0 होता है, क्योंकि जितनी हीट रिलीज होती है उतनी हीट अब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए जो चेंज है एंथैल्पी में वो कितना हो जाता है, 0। एक हमारा पॉइंट और रह गया, लास्ट पॉइंट, और उसको भी हम लिख लेते हैं, कंडीशन नंबर 4। देखो कंडीशन नंबर 4 क्या कहती है। कंडीशन नंबर 4 से कहती है कि भाई हमें पता है कि, पहले समझते हैं फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इक्वल है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। मतलब इंट्रा तो लगा था ए के बीच में या बी के बीच में, और इंटर लगा था हमारे पास किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो इन दोनों की जो वैल्यू है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वो इक्वल है। अब अगर फोर्स ऑफ, देखो हम सारी बात अब सॉल्यूशन पे करेंगे ना, ये सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्यूशन में तो था ए बी, तो अगर ये दोनों फोर्स बराबर हैं तो जितनी दूरी पर ए था उतनी दूरी पर बी रहेगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज सेम, जो जहाँ पे था वो वहीं पे रह गया। तो इसका मतलब डिस्टेंस दूर चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हुई है तो वॉल्यूम भी क्या रह गया, दोनों का सेम रह गया है। वॉल्यूम सेम का मतलब है जो इनिशियल वॉल्यूम था वही फाइनल वॉल्यूम है। और अगर ऐसा है तो चेंज जो वॉल्यूम में होगा, क्योंकि वो लिखेंगे बी फाइनल माइनस इनिशियल, और ये इसके बराबर है इसलिए कट जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज कितना आएगा, 0। किसके लिए, आइडल सॉल्यूशन के लिए। तो पॉइंट क्या बना इन सबको समझ के हमारे पास कि चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज 0 फॉर आइडल सॉल्यूशन। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन की हमने चारों कंडीशन पढ़ी। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, हमने देखा कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं ऑल टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे, तो उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। चारों कंडीशन हमने अच्छे से पढ़ी। पहली कंडीशन में हमने क्या पढ़ा, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, पहली तो वही जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। सेकंड क्या पढ़ा कि जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा। तीसरी बात हमने क्या पढ़ी भाई, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग वो भी 0 होता है, क्योंकि जितनी हीट रिलीज होती है उतनी हीट ऑब्जर्व हो जाती है। फोर्थ कंडीशन में हमने क्या पढ़ा कि जो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग है वो भी कितना होता है, 0, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है। तो डिस्टेंस हो के देखो ये मॉलिक्यूल दोनों के डिस्टेंस सेम है, तो जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, वो भी सेम होगा। वॉल्यूम सेम अगर है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0। इस तरह से हमने आइडियल सॉल्यूशन क्या है, उसकी कंडीशंस क्या क्या है वो पूरी पढ़ ली है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है और उसके बाद इसका ग्राफ है उसको समझते हैं। देखो अब हम पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने के बाद पूरे इसकी जो एग्जांपल्स हो सकते हैं वो हमें याद ही रखने हैं कि बेंजीन और टोल्यूइन जो होता है वो भी आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आता है।
नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन वो भी इसके अंदर आता है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन वो भी इसके अंदर आता है, एथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड वो भी इसके अंदर आता है। इन सब के हमने फॉर्मूले भी साथ में लिख दिए हैं, अगर फॉर्मूले के हिसाब से ऑप्शन देखें तो इसको हम क्लिक कर देंगे। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो है ग्राफ, और ग्राफ को कैसे समझना है वो अच्छे से समझेंगे। तो हम ग्राफ के लिए क्या करते हैं, पूरा समझाते हैं एक बार अच्छे तरीके से। तो देखो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका। पहले हम टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। देखो सॉल्यूट को हमने किससे दर्शाया है, सॉल्यूट जो है इसको हमने बी से दर्शाया है ना, और सॉल्वेंट को हमने किससे दर्शाया है, यार ये उल्टा कर दिया क्या, ये ए हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर तो ए भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है भाई। इसमें जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगे, यहाँ पेपर बनेंगे, और यहाँ भी बना मान लो पेपर, और यहाँ भी बनेगा पेपर। तो ये जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, इसने जो प्रेशर मेजर किया होगा इसका वो होगा पी नॉट बी। इसका जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है उसने मेजर किया होगा पी नॉट ए, और यहाँ जो होगा प्रेशर वो होगा पी टी, जो कि पी ए प्लस पी बी के बराबर है। और पी ए को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूले से देखो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, हमने ये लिख रखा है पूरा यहाँ तक। इस तरह से हमें उसको समझना है। तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई अगर पूछा जाए सॉल्यूट का प्योर वेपर प्रेशर कितना है तो पी नॉट बी, सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर कितना है पी नॉट ए, और उसके बाद पूछा जाए कि सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है ए और बी का, तो वो पार्शियल प्रेशर तो ए है पी ए, और ये पी बी के बराबर है। अब हम इसका ग्राफ पढ़ते हैं। ये ग्राफ बना रहे हैं मोल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, इस तरह से। देखो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, जो ज्यादा मात्रा में, और ज्यादा मात्रा में कौन था, सॉल्वेंट, तो इसलिए हमने यहाँ लिया है एक्स से बराबर कितना, 1। अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है तो हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जो एक्स ए प्लस एक्स बी है उन दोनों का सम कितना होता है, 1। तो अगर एक्स ए 1 हो जाता है उस केस में एक्स बी कितना होगा, 0, क्योंकि दोनों का सम कितना आना है, 1। इसलिए एक के 1 होने पर दूसरे की वैल्यू कितनी होगी, 0। देखो ग्राफ को अच्छे से समझेंगे। तो मैंने माना कि यहाँ पे जाके ये ग्राफ खत्म होता है और एक्स ए की वैल्यू 0 हो जाती है। अच्छा अब ये भी सही है उल्टा, कि अगर जहाँ पर इस तरह से हो जाएगी एक्स ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, वहाँ एक्स बी कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि अभी भी सम कितना चाहिए, 1 चाहिए। इसलिए यहाँ एक्स बी कितना है, दोनों ग्राफ को इसी पे दिखाएंगे हम। यहाँ एक्स बी कितना है, 1, और यहाँ एक्स बी कितना होगा, 0। देखो अभी भी दोनों का जो सम है 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही एक्सिस हम यहाँ भी बना लेते हैं। ये हमने एक्सिस बना लिया इसका। अच्छा चलो इसको तो हटा देते, समझ आ गया होगा। ये एक्स ए प्लस एक्स भी ध्यान रखना है, कितना होता है इसका सम, 1, ठीक है। इसको हम कर देते हैं बंद ताकि ग्राफ अच्छे से लगे हमको। अब हमें पता है देखो भाई एक्स ए जब होगा 1 तो जो पी ए की वैल्यू होगी, देखो वहां पर जो एक्स ए जब 1 होगा, कहाँ है हमारे पास एक्स ए की वैल्यू, देखो पी ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी नॉट ए एक्स ए। अगर मैं इसकी जगह 1 रख दूँ, एक्स ए की वैल्यू कितनी रख दूँ, 1, तो बताओ पी ए कितना आ जाएगा, पी ए आ जाएगा पी नॉट ए के, मतलब मैक्सिमम प्रेशर के, और यही सबसे ज़्यादा होता है प्रेशर। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वही कितना हो जाएगा, प्योर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, हमने यहाँ दिखा दिया, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए। जैसे जैसे एक्स ए कम होता जाएगा, देखो यहाँ पर ये इस तरह से कम होता जाएगा, वैसे वैसे, और लास्ट में 0 हो जाएगा। जैसे ही एक्स ए की वैल्यू 0 होगी तो देखो पी ए कितना हो जाएगा, पी ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि जैसे ही 0 रखोगे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब ये घट रहा है, पहले मैक्सिमम था और मैक्सिमम से कितना हो गया है, 0, मतलब मिनिमम की तरफ। और घटता कैसे है ये, क्योंकि ये जो इक्वेशन है देखो y = mx की फॉर्मेट है, और mx का ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, इस तरह से घटेगा ये। तो इसलिए इसको घटने का जो ऑर्डर है वो इस तरह से आता है, और घट घट के कितना हो जाता है, 0। ये हमें याद रखना है भाई। ये स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट नहीं दिख रही है तो दोबारा बना लेंगे, स्केल से बनानी है हमको ये। अरे दिस इज द स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये जो लाइन है ये दिखा रही है कि जो पी ए है हमारे पास वो कन्वर्ट हो रहा है पी नॉट ए एक्स ए के फॉर्म में, इस तरह से। जैसे ही एक्स ए की वैल्यू 1 है तो पी नॉट ए है, जैसे ही एक्स ए की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, इस तरह से। साथ में अब हमें क्या देखना है, जब एक्स ए की वैल्यू 1 है तो एक्स बी की वैल्यू कितनी है, 0। तो अगर हम पी बी का फॉर्मूला ऊपर से लिखें तो वो होता है पी नॉट बी एक्स बी। अगर एक्स बी की वैल्यू कितनी है,
जीरो, तो पी भी कितना आएगा बताएंगे भाई। जैसे जीरो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। मतलब ये जो पी भी होगा उसका उस केस में वो कितना होगा, जीरो। अच्छा, जैसे ही हम क्या करेंगे, एक्स बी की वैल्यू वन रखेंगे, कितनी रखेंगे, वन, तो पी भी कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा पी नॉट बी, मतलब इसके मैक्सिमम प्रेशर के बराबर। देखो जैसे ही एक्स बी जीरो रखेंगे तो जीरो को किसी से गुणा करो, जीरो आएगा। जैसे ही वन रखेंगे तो पी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नॉट बी एक्स बी, मतलब मैक्सिमम। और ये बढ़ना बढ़ना हो या घटना हो, हमेशा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा। और ये जो है इस तरह से ये बढ़ के, चलो इसको इसी लाइन से बना लेते हैं ग्राफ से, और इस तरह से बढ़ता है। और ये जो ग्राफ बनाया है हमने, ये किसका बनाया है, पी बी का। ये जो ग्राफ है वो किसका है, पी बी, और वो किसके बराबर होता है, पी नॉट बी एक्स बी के बराबर। अच्छा, ये इस लाइन पे हमने देखो सॉल्वेंट को दिखाया है, और इस लाइन पे जो दिखाया दिख रहा है ये तुमको, ये पी नॉट क्या है, ये बी, मतलब सॉल्यूट है। क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा होता है इसलिए हमने उसको ऊपर दिखा दिया है, सॉल्यूट कम होता है मात्रा में इसलिए इसके ग्राफ को थोड़ा सा नीचे दिखा दिया है। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर पी हो गया है, ये पी हो गया है, अगर हम इसको इससे मिला दें तो यही हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, पी टी, और वो होगा पी ए प्लस पी बी के बराबर, और ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी ई एक्स बी। इस तरह से ग्राफ पूरी तरह से बनता है। यहाँ तक हमको समझ आ गया होगा। इस तरह से ये देखो, अच्छा इस एक्सिस पे तो वही वेपर प्रेशर है, इस पे भी वेपर प्रेशर, और इधर क्या है, मोल फ्रैक्शंस, क्या नाम है इसका, मोल फ्रैक्शंस। इस तरह से हमें ये ग्राफ बनाना है। ग्राफ में कुछ भी नहीं है, बस हमें ये याद रखना है, या घटना हो या बढ़ना हो, दोनों स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा। दूसरी बात, जैसे ही एक्स से वन होगा वहाँ मैक्सिमम प्रेशर होगा और घटते हुए जीरो हो जाएगा। जहाँ पर जीरो होगा वहाँ पर एक्स से वन होगा, जैसे ही एक्स भी वन होगा वहाँ पर ये बढ़ते हुए मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे ही टोटल कर देंगे, इसको मिला देंगे, वही टोटल प्रेशर को दिखाएगा। और ये ग्राफ जो है वो हमारे पास किसका आ गया है, आइडल सॉल्यूशन का। ग्राफ समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आया होगा, बहुत आराम आराम से हमने ग्राफ को समझा है। अब इसी तरह से हम कौन सा सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, नॉन आइडल सॉल्यूशन। देखिए अब हम चालू करते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशन। नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडल सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो आइडल सॉल्यूशन की जस्ट अपोजिट है। हालांकि इसके अंदर हम दो केस पढ़ेंगे, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। बट अभी हम नॉन आइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या है भाई, नॉन आइडल सॉल्यूशन जैसे उसमें लिखा था ओबे राउल्स लॉ, इसमें लिखेंगे डज नॉट ओबे राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ये लिख लेंगे हम, एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। हिंदी में कैसे बोलेंगे भाई, सभी ताप व सांद्रता पर, जो बेविलियन जो सभी ताप व सांद्रता पर राउल्स के जो नियम है उसका ओबे नहीं करते, उसका पालन नहीं करते, उसे कौन सा विलियन कहते हैं, नॉन आइडल सॉल्यूशन। चलो इसकी कंडीशंस पे हम बात कर लेते हैं। जो जो हमने उसके अंदर समझे है सबको उल्टा कर देंगे, चलो वही इसकी डेफिनेशंस भी हो जाएगी। तो पहला हमने पढ़ा था कि डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, तो मतलब इसमें जो पी टी होगा वो डज नॉट इक्वल होगा पी ए प्लस पी बी के, और चूंकि पी ए का मान जो होगा वो होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस, देखो पी ए की जो वैल्यू ये हो गया हमारे पास, तो इसलिए जो टोटल प्रेशर है वो भी डज नॉट हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसकी जो केस बनाएंगे हम अभी थोड़ी देर बाद बनाएंगे, पहले हम नॉन आइडल की बात ही कर रहे हैं अभी। तो चलो पहली कंडीशन तो हमें समझ आ गई है। दूसरी कंडीशन थी हमारे पास क्या, दूसरी कंडीशन देखो वो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड थी। उसमें तो था इक्वल, इसमें क्या लिख देंगे, डज नॉट इक्वल। तो इसमें हो जाएगा भाई इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में था, बिटवीन ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होगा, उसमें इक्वल था, इसमें डज नॉट इक्वल हो जाएगा। थर्ड कंडीशन की हमारी बात थी, उसमें लिखा था हमने एंथैल्पी चेंज, वहां लिखा था चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग इस जीरो लिखा था, इसमें क्या लिखेंगे, डज नॉट जीरो। और फोर्थ केस कौन सा है इसका, चेंज इन वॉल्यूम
ऑन मिक्सिंग डज नॉट जीरो, उसमें जीरो था और इसमें क्या जाएगा, डज नॉट जीरो। सिंपल सा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसको आइडियल समझ आ गया उसको नॉन आइडियल में उल्टा ही करना है। भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन जो क्या करते हैं, राउल्स के नियम का पालन नहीं करते सभी ताप बेसानता पर। हिंदी में शर्त क्या है, पहली शर्त यह है कि वही राउल्स के नियम का पालन नहीं करते। दूसरी शर्त क्या भाई, अंतरा और अंतरा आणविक आकर्षण बल दोनों बराबर नहीं होते इसमें। इसमें जो जो ऊष्मा में परिवर्तन है वो कितना होता है, जीरो नहीं होता है। और इसमें जो आयतन में परिवर्तन है वो भी कितना होता है, जीरो नहीं होता है। ऐसे सभी सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हमारे पास ये आ गया कि अगर ये इक्वल नहीं है, या तो ये ज्यादा होगा टोटल प्रेशर, भाई जो टोटल प्रेशर है या तो वो ज्यादा होगा इससे, इन दोनों से क्या होगा, जो तुमने राउल्स लॉ से निकाला है उससे टोटल प्रेशर तुम्हारा या तो ज्यादा होगा या उससे कम होगा। अगर ज्यादा होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और अगर कम होता है तो उसे बोलते हैं नेगेटिव शो डेविएशन। उसको हम पढ़ते हैं आगे की। देखो अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो दूसरा दो टाइप है उसमें से पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं। पहला टाइप हमारा कौन सा है, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। ठीक है भाई, तो पहली ही कंडीशन हम पढ़ते हैं। देखो पहली कंडीशन क्या है हमारी, पहली कंडीशन जो है, हमें पता है कि जो पीटी है वो डज नॉट इक्वल होगा पी ए प्लस पी वी के। ये तो बिल्कुल क्लियर है, हमारे पास नॉन आइडियल की कंडीशन ही थी ये। और ये भी कंफर्म है कि जो पी ए है वो होता है पी नॉट ए एक्स ए, तो वो भी डज नॉट इक्वल होगा। और पी वी जो है वो भी क्या होगा, डज नॉट इक्वल होगा पी नॉट बी एक्स बी के। तो डज नॉट इक्वल तो हमने नॉन आइडियल में समझा था, अब या तो इसमें ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, इसकी ही हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो पी ए होता है, मतलब अगर हम देखें तो इसमें जो पी, चलो ए से उठाते हैं, जो पी ए की वैल्यू होती है वो होती है इसमें ज़्यादा, पी नॉट ए एक्स ए। ऐसी सेम प्रोसेस है जो पी बी होता है वो पी नॉट बी एक्स बी से ज़्यादा होता है। तो ये जो वेपर प्रेशर है ये किसने डिटरमाइन किया है, वेपर प्रेशर, चाहे ये हो चाहे ये हो, इसकी हम बात कर रहे हैं। वेपर प्रेशर डिटरमाइंड बाय राउल्स लॉ, ये तो हमने राउल्स लॉ से डिसाइड किया है। और ये पार्शियल वेपर प्रेशर है जो इसके अंदर दिया था, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट, दो ही कंपोनेंट हमने लिए हैं। तो हमारा स्टेटमेंट ये बना कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट है इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर डिटरमाइन द राउल्स लॉ। मतलब पी ए बी की जो वैल्यू है राउल्स लॉ से जो भी वेपर प्रेशर आएगा उससे ज्यादा होगी। और अगर ऐसा होता है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव डेविएशंस। तो हम इसको अगर स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो स्टेटमेंट में हमारे पास कंप्लीट ये आया कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट पी और पी बी की बात हो रही है, is greater than the vapor pressure determined by राउल्स लॉ। मतलब राउल्स लॉ ने जो वेपर प्रेशर डिटरमाइन किया है उसका वो किससे कम होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट से कम होगा। या हम उल्टा बोल चुके हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर है, मतलब पी ए और पी बी, वो हमेशा राउल्स लॉ ने जो भी वेपर प्रेशर डिटरमाइन किया उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहला स्टेटमेंट यही हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव दिखाते हैं। हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको, कि जो अवयवों का जो आंशिक वाष्प दाब है राउल्ट के नियम के आधार पर निकाले गए वाष्प दाब से क्या होता है, ज्यादा प्राप्त होता है। अवयवों का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निकाले गए, राउल्ट के नियम के आधार पर निकाले गए वाष्प दाब से क्या होता है, ज्यादा होता है। कब, जब वो सॉल्यूशन क्या दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन। तो पहली कंडीशन हमें अच्छे से समझ आ गई होगी कि जो पी ए है वो पी बी से ज्यादा हो, पी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू द पी नॉट ए एक्स बी से ज्यादा होगा। दूसरी कंडीशन हम पढ़ते हैं। देखो एक एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है इसकी सारी। और वो दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, दूसरी कंडीशन हमारे पास है, देखो भाई हमारे पास ए तो क्या था, सॉल्वेंट, एंड बी क्या था, सॉल्यूट, और इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास बनकर आया था सॉल्यूशन। देखो हमने इसका डायग्राम बना रखा है, साफ साफ समझ आ जाएगा पूरी तरह से। अच्छा हमने ये भी देखा था इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, इंटर या इंट्रा। देखो वहां पे लिखा हुआ है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो है वो कौन सा है, इंटर मॉलिक्यूलर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अब देखो दूसरा जो पॉइंट हमें पढ़ना है, इसमें क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कि इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये तो कंफर्म है कि डज नॉट इक्वल होगा, लेकिन ये ज्यादा होगा या कम होगा। तो इसमें जो होता है पॉजिटिव डेविएशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होता है। हिंदी में इसको अंतरा बोला था और इसको अंतर आणविक आकर्षण बल बोला था। तो अगर हम देखें सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन को देख के हम बता पाएंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो चुका है, कम हो चुका है। मतलब अगर हम देखें कि सॉल्यूशन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉल्यूशन जो है वो हो गया है कम कंपेयर टू द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। और स्टार्टिंग में ही हम पढ़ चुके हैं कि जो वेपर प्रेशर है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अगर ये कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये भी तो हम पढ़ चुके हैं। और अगर वेपर प्रेशर कम हो गया है तो बताओ क्या होगा यहाँ पर। और इसीलिए हमने लिखा भी था, देखो यही तो लिखा था कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा इसका। तो इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी थर्ड कंडीशन पढ़ेंगे और चलते हैं उसके पास। तो देखो भाई दूसरे पॉइंट, हमने पहला पॉइंट तो समझ ही लिया था। पहले पॉइंट में क्या समझा था कि जो पी ए और पी बी है वो ज़्यादा होंगे किससे, पी नॉट एक्स से और पी नॉट बी एक्स बी से। दूसरे पॉइंट में हमने समझा कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए और बी बी के बीच में इज ग्रेटर देन टू द बी बी, इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज़्यादा होगा। नंबर थर्ड पॉइंट है हमारा, देखो नंबर थर्ड में कुछ भी चेंज नहीं है, यही है बस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा यहाँ पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के बीच में क्या है, कम कम है, कम है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो देखो एक मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पर इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सॉल्यूशन की बात करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, दूर दूर बैठे रहेंगे। अगर ज़्यादा होता तो, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर क्या होता हमारे पास कम होता तो मॉलिक्यूल्स क्या रहते, दूर दूर रहते। अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो जाती, जैसे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये दूर दूर रहेंगे, लेकिन जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू 20 हो गई तो पास पास हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। तो चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम है इसलिए मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, मैं वाई एंगल लिख देता हूँ, दूर दूर ही रहेंगे, डिस्टेंस पे रहेंगे। और अगर वॉल्यूम दूर दूर रहेंगे तो जो फाइनल वॉल्यूम है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। किससे, इनिशियल वॉल्यूम से, क्योंकि मॉलिक्यूल सब दूर दूर है। और अगर फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है तो हमें पता है डेल्टा बी बराबर होता है बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। तो ये ज़्यादा है इससे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो ग्रेटर देन जीरो। मतलब हम बोल सकते हैं सीधी सी बात, जो वॉल्यूम फाइनल का है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या बना, थर्ड पॉइंट हमारा ये बना, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। बताओ इंक्रीज और डिक्रीज, फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ इस केस में। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज इंक्रीजेज, बढ़ जाता है। मतलब मिश्रण बनाने पर जो बिलियन होता है, बिलियन का जो भी आयतन होगा वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं उसके अंदर हमने देखा कि जब बिलियन बनाया जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, जो आयतन होगा वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात समझ आ गई होगी। और एक लास्ट पॉइंट हमारा रह गया इसके अंदर, वो है, देखो ये भी इसी पॉइंट से हो जाएगा हमारे पास, कि हमें पता है यहाँ पर जो है ए और बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, भाई ए के बीच में ज़्यादा है। और हमें पता है जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी नए बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब इस केस में जो एनर्जी होगी, देखो हमने बोला था यहाँ पर हीट अब्जॉर्ब होती है तब जाके ये बॉन्ड टूटते हैं, और जब नया बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर हीट रिलीज होती है। और हीट रिलीज का सिंबल होता है, साइन होता है माइनस, और इसका क्या होता है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वैल्यू क्या है हमारे पास, ज़्यादा। तो जो डेल्टा एच है वो क्या होगा हमारे पास, वो लिखेंगे हम एच ऑब्जॉर्ब माइनस एच रिलीज। चूंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब ये वैल्यू पूरी कितनी आएगी, ग्रेटर देन जीरो। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास डेल्टा एच है वो क्या हो गई है, इंक्रीज। तो हमारे पास पॉइंट क्या बना इस फोर्थ पॉइंट के अंदर, कि चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इज ऑन मिक्सिंग इज इंक्रीजेज। ये भी क्या हो गई हमारे पास, इंक्रीज हो चुकी है। दोबारा सुनेंगे एक बार। देखो जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। पॉजिटिव डेविएशन में पहली कंडीशन हमने देखा कि जो पी ए पी बी की वैल्यू हो पी नॉट ए एक्स से पी नॉट बी एक्स बी से ज़्यादा होगी। दूसरा हमने देखा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तीसरी बात हमने देखी थी
चूंकि सॉल्यूशन में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, तो वहां पर जो वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पर हमने देखा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये कम है तो मॉलिक्यूलर दूर दूर रहेंगे और वॉल्यूम बढ़ जाता है। चौथी कंडीशन में हमने देखी कि जो अब्जॉर्ब एनर्जी है, अब जो हीट जो अब्जॉर्ब है वो ज़्यादा होगी, किससे, हीट रिलीज से। और इस क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा हमें ये हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे और कंपेयर टू हीट रिलीज के। और चूंकि चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, वो उस केस में इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारे बच्चे हैं इसके एग्जाम्पल्स और ग्राफ, वो भी देखते हैं। देखो, अब हम इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं जो हमें याद करने हैं। एक तो है एथेनॉल प्लस एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3, इसका फॉर्मूला C2H5OH। दूसरा हमारे पास एथर, सब जानते हैं, एसीटोन ऊपर लिखा हुआ है, CH3OH प्लस H2O, CCl4 प्लस CHCl3। इस तरह से हमें इसके एग्जाम्पल्स हैं जो हमें अच्छे से याद करने हैं। और ये वो एग्जाम्पल है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। अगले केस में हम नेगेटिव डेविएशन के लिखेंगे। और अगर हमसे सिर्फ ये पूछा जाए कि नॉन आइडल, तो दोनों में से कुछ भी कोई भी लिख देंगे। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका वो है ग्राफ, उसको पढ़ते हैं। और ग्राफ बड़ा सिंपल है, जिसको आइडल का आ गया है उसमें कुछ भी नहीं करना है, बस ऊपर नीचे का ध्यान रखना है। देखो इसका वो ये वेपर प्रेशर बनाएंगे हम, क्योंकि हम आइडल सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसको ग्राफ को दिक्कत नहीं आएगी समझने में। आप यहाँ पर हमने देखा था कि जो एक्स ए की वैल्यू है वो है 1, और एक्स यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू हो गई है 0, और यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू उस केस में हो जाती है 0, यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू हो जाती है उस केस में 1। जब एक्स ए 1 होता है तो देखो हमने सारे फॉर्मूले भी लिखे थे। पी ए बराबर क्या होता था, पी नॉट ए एक्स ए, और एक्स ए ना, एक्स ए की वैल्यू अगर 1 थी तो जो पी ए आया था हमारे पास वो आया था मैक्सिमम, और वो आया था पी नॉट ए एक्स। जब एक्स ए की वैल्यू 0 थी तो पी ए जो आया था वो आया था 0। इसी तरह से हमने पी वी भी निकाला था, और वो होता है पी नॉट बी एक्स बी। और ये जब एक्स बी की वैल्यू कितनी थी, 1, तब जो पी वी आया था वो आया था पी नॉट बी के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। और जब एक्स बी की वैल्यू 0 थी तब जो आया था ये पी वी, वो कितना आया था, 0। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो पहले हम तो आइडल बना लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया है क्या, पी नॉट ए वाली लाइन है ना, ये सॉल्यूशन सॉल्वेंट वाली, तो यहाँ पर पी नॉट ए, और इसको घटा के कितना कर देना है हमको, 0, क्योंकि ये तो आइडल बना रहे हैं अभी हम। इसको बढ़ा के हमें कितना कर देना है, क्योंकि ये हम कर चुके हैं। ये क्या था हमारे पास, पी नॉट, देखो एक्स बी है ना, ये पी नॉट बी, अच्छे से समझेंगे भाई। और जब इसको मिला दिया था तो वो हमारे पास था टोटल प्रेशर, इस तरह से, और वो था पीटी, और पीटी की वैल्यू हमारे पास आई थी पी ए प्लस पी वी। ये था हमारे पास कौन, ये था हमारे पास पी वी, पी नॉट बी एक्स बी, और ये जो था हमारे पास वो कौन था, पी ए, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी, पी नॉट ए एक्स ए। इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट किया था। तो अब जो होगा हमारे पास, ये तो था आइडल के केस में था ना सारा, जो हम पढ़ चुके हैं पूरा। अब हमें बताना है पॉजिटिव डेविएशन। तो हमें पॉजिटिव डेविएशन के अंदर ये तो पता ही है कि जो पी ए होता जो पी ए होता है उसकी जो वैल्यू है वो पी नॉट ए एक्स ए से ज़्यादा होगी, और जो पी बी है उसकी भी वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी से ज़्यादा होगी। इसीलिए जो टोटल प्रेशर है वो भी पी नॉट पी ए प्लस पी बी से क्या होगा, ज़्यादा। मतलब ये जो इसका जो स्लॉप होगा वो इन सबसे ऊपर की तरफ होगा। मतलब जैसे देखो ये जो लाइन थी वो किसकी थी, पी बी वाली, ये पी नॉट ए की, तो हमको क्या करना है, इसको इसके ऊपर की तरफ ऐसे निकाल देना है, इसको इसकी तरफ, ये देखो पॉजिटिव दिखाना है ना, पॉजिटिव डेविएशन दिखाना है हमको ऊपर की तरफ, क्योंकि ये दिखा रहा है पी टी इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। ये जो लाइन दिखा रही है वो दिखा रही है पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए है। और ये जो लाइन है, अच्छा ये पी बी था ना, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, और ये जो लाइन है ये पी ए की थी, तो ये पी ए जो है वो ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए से, और ये बन गया हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। दोबारा सुनेंगे, पहले आइडल सॉल्यूशन का बना लो, उसमें हमें क्या करना है, सबसे ग्रेटर देन दिखाना है, तो ग्रेटर देन के लिए हम क्या कर देंगे, ऊपर की तरफ उसको झुकाव कर देंगे ये तरह से, और ये बन जाएगा पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। इस तरह से हमारा पूरा नॉन आइडल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है वो कंप्लीट होता है। अब इसी को सिमिलर करेंगे और नेगेटिव डेविएशन पढ़ेंगे। देखो अब हम चालू करते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो सिमिलर है ये भी पॉजिटिव की तरह, जैसे पहले वाले केस में हमने क्या लिखा था, पहले वाले केस में हमने लिखा था पी ए जो है वो ग्रेटर देन था पी नॉट ए एक्स ए से। इसमें क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। इसमें पी वी जो है उसमें ग्रेटर देन था, तो इसमें क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। ये ऑब्जर्व वैल्यू होती है और ये कैलकुलेटिव होती है जो राउल्स लॉ से निकालते हैं। मतलब हमने यहाँ बोला था ये जो है वो है पी ए और पी बी क्या है, यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर है।
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट। देखो उसका स्टेटमेंट ये उल्टा करना है हमको। वहां लिखा था इज ग्रेटर देन, यहां लिख देंगे इज लेस देन। इज लेस देन, किससे लेस देन होता है ये? पार्शियल वेपर प्रेशर डिटरमाइंड बाय राउल्ट्स लॉ, डिटरमाइंड बाय राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो वेपर प्रेशर आएगा उससे जो कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है, जो कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है, वो क्या होगा? कम होने वाला है। हिंदी में भी यही लिखना है हमको कि राउल्ट लॉ के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब का मान से जो अवयवों का जो आंशिक वाष्प दाब है वो क्या होता है? कम। उसमें क्या लिखना था? ज्यादा। पहली डेफिनेशन बड़ी क्लियर है। सेकंड कंडीशन क्या थी इसकी? उसमें क्या लिखा था भाई हमने? जैसे ए। अच्छा, इसका कॉमन डायग्राम बनाते हैं क्योंकि इसके आसपास ही कहानी चलानी है। ये तो आ ही गया हमें समझ। जैसे दूसरी वाली कंडीशन देखेंगे तो जैसे ये ए था एंड यहाँ था बी और इन दोनों को मिलाया था तो बन गया था ए बी। इसी तरह से था। अच्छा, उस केस में जो ये वाला जो फोर्स था जिसको हमने क्या बोला था? इस ये वाला हो चाहे ये वाला हो, इन दोनों फोर्स को हमने क्या बोला था? इंट्रा। देखो वहां लिखा भी है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसे क्या बोला है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहां लिखा था ग्रेटर देन, यहाँ क्या लिख देंगे हम? लेस देन होता है। मतलब सॉल्यूशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन जो है इस बार वो ज़्यादा हो चुका है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन का क्या है? ज़्यादा। अब देखें, पहले दूसरा पॉइंट तो हमें यहीं से क्लियर करना था कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे बोलना है। तीसरा पॉइंट हमारा है जो वॉल्यूम से रिलेटेड था। भाई अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, देखो उसमें क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर फोर्स कम था इसलिए मॉलिक्यूल दूर दूर थे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल पास पास होंगे, मॉलिक्यूल जो है वो पास पास होंगे। और अगर मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो घट जाएगा क्योंकि पास पास आ गए अब। इसलिए जो बी फाइनल है वो कम हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम से। इसलिए जो डेल्टा बी है वो होता है बी फाइनल माइनस इनिशियल। इस बार फाइनल वैल्यू कम हो चुकी है इसलिए इनिशियल ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब हम बोले डेल्टा बी क्या हो गया है? डिक्रीज। तो हम यहाँ इसका थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट चेंज इन वॉल्यूम इज डिक्रीजेज। जो आयतन में परिवर्तन होता है वो घट जाता है, क्योंकि देखो सारा रीजन हमने लिखा है क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है। दूसरी बात, इसी की वजह से मॉलिक्यूल पास पास आ गया तो आयतन में परिवर्तन भी क्या हो गया? घट चुका है। उसके बाद हमने देखा कि अच्छा एक चीज और, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसीलिए तो पी ए पी बी की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि दोनों का रिलेशन उल्टा होता है हमारे पास। एक फोर्थ पॉइंट हमारा है एंथैल्पी वाला, तो उसमें भी देखो यही काम आने वाला है हमारे पास। तो मिटा लेते हैं, दोबारा करते हैं। अगर हम देखें तो इस बार जो यहाँ पर तो हीट अब्जॉर्ब होती है, हीट अब्जॉर्ब से वैल्यू ज़्यादा किसकी है? हीट रिलीज की। और इसीलिए चूंकि ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव होती है तो डेल्टा एच बराबर क्या लिखोगे? इस बार जो है वैल्यू ज़्यादा किसकी है? रिलीज। मतलब अगर हम देखें तो इस बार नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब डेल्टा जो एच आएगा वो नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आने का मतलब है जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या हो गया? डिक्रीज। तो हमारा थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट जो हमारा बना वो बना एंथैल्पी चेंज इज डिक्रीजेस। उसमें क्या था? इंक्रीजेस। इस तरह से हमने चारों पॉइंट्स को कवर कर लिया। अब इसके बाद क्या बचता है इसमें? एग्जाम्पल्स और इसका ग्राफ। और देखें अब इसका लास्ट पार्ट हमारा बचा है इसके एग्जाम्पल जो हमें याद करने हैं। CH3 प्लस एसीटोन, CH3 प्लस C6H6, H2O प्लस HCl, H2O प्लस HNO3। ये तो हमें याद ही करना है। ये कौन से एग्जाम्पल है जो सारे नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। आते हैं इसके ग्राफ पर। ग्राफ हम चूंकि दो तो वैसे ही पढ़ चुके हैं तो तीसरे में क्या करना है? नेगेटिव दिखाना है। तो इस बार ये वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे ये जो लाइन थी वो किसकी थी? ये जो लाइन थी वो PA की थी। और इस बार क्या करना, उसमें पॉजिटिव में ऊपर से स्टार्ट की थी, इसमें नीचे से कर दिया। मतलब पी ए की वैल्यू कम है यहाँ पर। और चूंकि ये वाली लाइन पीबी की थी तो इसमें पीबी नीचे से स्टार्ट होगा इसलिए नीचे से दिखा दिया।
इसमें ये जो लाइन थी वो PT बराबर PA प्लस PB था, तो इसमें नेगेटिव डेविएशन पड़ रहे हैं, इसलिए जिस PT की वैल्यू कम होगी इस PT से, इसलिए इसको नीचे से शो कर दिया। इस तरह से हमने आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन, और नॉन आइडल के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सारे सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से आज हमारा आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन भी पूरी तरह से खत्म होता है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, और उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। इस वीडियो के जो नोट्स हैं, इस यूनिट के जो भी नोट्स हैं, जैसे यूनिट खत्म होगी टेलीग्राम पर हम डाल देंगे। थैंक यू।